Hello friends, how are you? Hope you are fine and welcome back to VK English World next time। ये मेरा सेकेंड वीडियो है और जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो जब अपलोड किया था तो उसमें मैंने 1 to 15 फिक्स प्रीपोजिशन डिस्कस किए थे। ये मेरा सेकेंड वीडियो है और इसमें मैं जो है आपको 16 to 30 फिक्स प्रीपोजिशन डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 16th नंबर पे जो फिक्स प्रीपोजिशन है वह है आस्क्ड फॉर। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ आस्क के साथ दो फिक्स प्रीपोजिशन यूज हुए हैं। जब आस्क के साथ फॉर यूज करते हैं हम तो उसकी मीनिंग हो जाती है मांगना या डिमांड करना, और जब आस्क के साथ आफ्टर यूज करते हैं तो उसकी मीनिंग हो जाती है हालचाल पूछना। आस्क अबाउट द वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स कल्याण, हित, मंगल कामना, मतलब हालचाल पूछने के बारे में। जब हम किसी के सुख दुख के बारे में बात करते हैं तो उसकी मीनिंग वेलफेयर होती है। या इसका सिनोनिम्स इंक्वायर आफ्टर भी आपको यहाँ दिख रहा है। इट मीन्स आस्क्ड आफ्टर एंड इंक्वायर आफ्टर आर सिनोनिम्स। तो जब आस्क्ड के साथ फॉर हम यूज करते हैं तो इसकी मीनिंग मांगना या डिमांड करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर सम मनी। दूसरा एग्जाम्पल है आई आस्क्ड फॉर अ कप ऑफ टी। आपको ये लग रहा होगा कि मैंने इसका दो एग्जाम्पल क्यों लिखा। मैंने इसका दो एग्जाम्पल इसलिए लिखा क्योंकि इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। कभी कभी आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि आस्क के साथ हम फॉर लगा देंगे, जैसे कि पहले सेंटेंस में आस्क के साथ मैंने फॉर नहीं लगाया है, दूसरे में आस्क के साथ फॉर लगाया है। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा आस्क्ड फॉर यूज करते समय कि आस्क्ड फॉर हम हमेशा समथिंग के पहले लगाते हैं, ना कि समवन के पहले। फर्स्ट सेंटेंस में आस्क्ड के बाद समवन आया है, इसलिए हमने आस्क के साथ फॉर नहीं लगाया है। फॉर को हम समथिंग के पहले लगाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? आप सेकेंड में आप देखिए सिर्फ समथिंग आया है, इसलिए हमने आस्क्ड फॉर साथ में लगाया है। इट मीन्स आस्क्ड फॉर साथ में कब लगेगा? जब समथिंग की बात होगी, और जब समवन समथिंग दोनों की बात होगी तो समवन से पहले आस्क्ड और समथिंग से पहले फॉर यूज करेंगे हम। तो अब आगे हम नेक्स्ट फिक्स प्रीपोजिशन पे बढ़ते हैं, आस्क्ड आफ्टर पे। तो आस्क्ड आफ्टर का मतलब होता है हालचाल पूछना। आस्क्ड अबाउट द वेलफेयर मतलब किसी के बारे में बात करना। इंक्वायर आफ्टर इसका सिनोनिम्स है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई मेट योर ब्रदर एट द पार्टी, ही आस्क्ड आफ्टर यू। मैंने तुम्हारे भाई से पार्टी में मिला। ही आस्क्ड आफ्टर यू, उसने तुम्हारा हालचाल पूछा। इसका मतलब उसने तुम्हारे बारे में पूछा, तुम्हारे मंगल के बारे में, तुम्हारे हित के बारे में बातें की। अब जैसे हम आस्क्ड फॉर की बात कर रहे थे तो इसमें आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं। आई आस्क्ड माय फ्रेंड फॉर सम मनी। जैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं आई आस्क्ड मी फॉर अ पेन। आई आस्क्ड मी फॉर अ पेन। ही आस्क्ड फॉर अ कप ऑफ टी। तो आप दूसरा एग्जांपल यहाँ ये भी लिख सकते हैं आई आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। आई आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। अब उसके बाद जो है हम अगले नंबर पे आते हैं अपील टू। तो अपील के साथ भी हमेशा हम दो फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं। एक जो है अपील के साथ टू जब हम यूज करते हैं तो हम समवन की बात करते हैं। इट मीन्स अपील की मीनिंग होती है प्रार्थना करना, और जब हम अपील टू यूज करेंगे तो हम समवन की बात करेंगे, और जब अपील फॉर यूज करेंगे हम तो समथिंग या मैटर की बात करेंगे। जैसे आई अपील्ड टू माई फ्रेंड फॉर हेल्प। मैंने अपने दोस्त से हेल्प के लिए प्रार्थना की, हेल्प मांगी। तो अब देखिए समवन से पहले टू यूज हुआ है और समथिंग या किसी मैटर से पहले फॉर यूज हुआ है। अब इसी को जो है हम दोबारा यूज कर रहे हैं अपील फॉर दिखा के। अपील फॉर की भी मीनिंग प्रार्थना करना ही होता है, लेकिन जब
किसी मैटर या किसी चीज़ की हम बात करते हैं तो उसके पहले हम फॉर यूज करते हैं। जैसे ही अपील्ड टू जज फॉर मर्सी, फॉर मर्सी, फॉर मर्सी मतलब मर्सी एक मैटर कह लो या उसको समथिंग कह लो, उसके पहले हम क्या यूज किए हैं, फॉर यूज किए हैं। और जज से पहले हमने टू यूज किया है, जैसे कि पहले सेंटेंस में हमने यूज किया था। ये दोनों सेंटेंस आप एक दूसरे के बदले में यूज कर सकते हो। अगला फिक्स प्रीपोजिशन है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज के साथ हमेशा हम दो फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अपोलोजाइज की मीनिंग होती है क्षमा याचना करना, और अपोलोजाइज के साथ हम टू कब यूज करते हैं, जब हम समवन की बात करते हैं। मतलब जब हम किसी से क्षमा याचना करते हैं या क्षमा याचना मांगते हैं या क्षमा मांगते हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपोलोजाइज टू यूज करते हैं। जैसे यू शुड अपोलोजाइज टू द प्रिंसिपल फॉर योर रूड बिहेवियर। तुम्हें अपने रूड बिहेवियर के लिए प्रिंसिपल से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। इट मीन्स प्रिंसिपल से पहले हमने टू यूज किया है, तो प्रिंसिपल इज समवन, एक पर्सन है, तो पर्सन से पहले हमने टू यूज किया। अब अपोलोजाइज फॉर भी यूज कर सकते हैं हम। अपोलोजाइज फॉर कहाँ यूज करेंगे, अपोलोजाइज के साथ हम फॉर यूज उस कंडीशन में करते हैं जब कोई मिस्टेक हो, कोई ऑफेंस हो, ऑफेंस मतलब कोई गलती हो, कोई अपराध हो, कोई क्राइम हो गया हो, तो हम उस कंडीशन में अपोलोजाइज के साथ फॉर यूज करते हैं। एबव, एबव मीन्स ये ऊपर वाले सेंटेंस से ही क्लियर हो जाएगा। फॉर रूड बिहेवियर, फॉर योर रूड बिहेवियर, तुम्हारे बुरे व्यवहार के लिए तुमको जो है प्रिंसिपल से माफी मांगनी चाहिए, आई मीन क्षमा याचना मांगनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही अपोलोजाइज टू मी फॉर हिज मिसकंडक्ट। उसने अपने बुरे आचरण के लिए मुझसे क्षमा याचना की। ये दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। अगला फिक्स प्रीपोजिशन है अटेंड। अटेंड के साथ हम दो फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एक टू और एक आन या अपान। जब अटेंड के साथ हम टू यूज करते हैं तो उसकी मीनिंग होती है ध्यान देना, सीधा सा मतलब पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू, प्लीज अटेंड टू योर लेसन, मतलब अपने लेसन पे ध्यान दो, अपने पाठ पे ध्यान दो। दूसरा, जब हम अटेंड के साथ आन या अपान यूज करते हैं, देखिए अटेंड के साथ यहाँ पे आन अपान दोनों दिया हुआ है, कहीं हम आन भी आपको मिल जाएगा, कहीं अपान भी मिल जाएगा, और दोनों की मीनिंग क्या होती है। लेकिन जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में जब ये आएगा तो उसमें से ऑप्शन में या तो आन दिया रहेगा या अपान दिया रहेगा, उसमें दोनों नहीं दिया रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा अगर दोनों दिया है तो। और इसकी मीनिंग होती है सेवा करना या हाजिरी बजाना। इसका मतलब होता है जैसे वेट अपान, वेट अपान मतलब किसी की जी हुजूरी करना या किसी की सेवा करना, किसी ओल्ड पर्सन की या किसी पेशेंट की। जैसे फॉर एग्जांपल, ही हैज़ नो सर्वेंट टू अटेंड अपॉन हिम इन हिज ओल्ड एज, मतलब उसके बुढ़ापे के लिए उसके पास कोई सर्वेंट उसकी सेवा करने के लिए नहीं है। आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, प्लीज अटेंड ऑन या अटेंड अपॉन द पेशेंट, मतलब कृपया इस मरीज की सेवा करो। अब हम अगले फिक्स प्रीपोजिशन पे आते हैं, अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है काफ़ी होना, बहुतायत होना, अधिक मात्रा में होना। जब कोई चीज़ किसी रिच कंडीशन में होती है, अबंडेंट कंडीशन में होती है, तो हम वहाँ अबाउंड यूज करते हैं। लेकिन आपको अबाउंड यूज करते समय ये बात का ध्यान देना है कि अबाउंड के साथ इन भी हम यूज करते हैं, अबाउंड के साथ विथ भी यूज करते हैं। अबाउंड के साथ इन कब हम यूज करते हैं, जब अबाउंड वर्ब के फॉर्म में यूज होता है, और अबाउंड के साथ विथ हम कब करते हैं, जब अबाउंड एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है। किसी किसी बुक में आपको ये इन विथ को सिमिलर कर दिया है, मतलब एक ही जगह पे इन भी लगाया है, विथ भी लगाया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप सिर्फ इस बात को क्लियरली समझो कि अबाउंड वर्ड वर्ब जैसे यूज हो, वर्ब के फॉर्म में यूज हो तो आप इन लगाओगे, विथ के फॉर्म में यूज होगा तो आप, एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होगा तो आप विथ लगाओगे। जैसे दिस टैंक अबाउंड्स इन फिश, मतलब यह टैंक जो है वह मछलियों से भरा हुआ है। तो अबाउंड्स आपको यहाँ वर्ब दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ इन लगाएंगे। अब अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से बना दें, दिस टैंक इज अबाउंड विथ फिश, यह टैंक जो है
मछलियों से भरा हुआ है, मीनिंग वही है, लेकिन अबाउंड यहाँ एडजेक्टिव है, इसलिए हम यहाँ पे विथ लगाएंगे। जैसे आप एक एग्जांपल और भी इसमें देख सकते हो, जैसे उत्तर प्रदेश अबाउंड्स इन वाटर रिसोर्सेज, उत्तर प्रदेश वाटर रिसोर्सेज से भरा हुआ है। अबाउंड्स इन वाटर रिसोर्सेज ये हम वर्ब के लिए यूज कर रहे हैं। या इसके लिए आप देख सकते हो, दिस फॉरेस्ट इज अबाउंड विथ हर्ब्स, abounds with tall trees, abounds with mountains, abounds with dense bushes। आप कुछ भी सेंटेंस यूज कर सकते हो। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अबाउंड को जो है हमने एडजेक्टिव की तरह यूज किया है। तो आई थिंक हमने आपको अभी 16 to 25 फिक्स पोजीशन हमने डिस्कस किया, और आप इसको वीडियो को आप अगर ना समझ में आए तो एक से अधिक बार भी देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला फिक्स प्रीपोजिशन एग्री विथ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एग्री के साथ 3 फिक्स प्रीपोजिशन यूज हुआ है, एग्री विथ, एग्री टू, एग्री ऑन। एग्री की मीनिंग होती है सहमत होना, राजी होना, जैसा कि आप जानते हैं, इट्स सो सिंपल। लेकिन जब हम किसी पर्सन के साथ सहमत होते हैं, जब हम किसी पर्सन के साथ सहमत होते हैं तो हम एग्री के साथ विथ यूज करते हैं। जैसे आई डू नॉट एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, यू आर अ पर्सन। आई डू नॉट एग्री विथ मोहन ऑन दिस पॉइंट, आई डू नॉट एग्री विथ राम इन दिस मैटर, लाइक दिस। जब हम एग्री के साथ टू यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम एग्री के साथ टू यूज करते हैं जब हम किसी प्लान के साथ, किसी प्रपोजल के साथ, किसी विचार के साथ, जैसे कि योजना कह लीजिए आप, प्रस्ताव कह लीजिए, विचार कह लीजिए, इसके साथ जब हम सहमत होते हैं तो हम एग्री के साथ टू यूज करते हैं। जैसे आई एग्री टू हिज प्रपोजल, मैं उसके प्रस्ताव से सहमत हूं। एग्री के साथ हम ऑन भी यूज करते हैं, ये आपको बहुत कम मिलेगा। एग्री के साथ हम ऑन उस कंडीशन में यूज करते हैं जब हम किसी पॉइंट के साथ सहमत होते हैं, किसी बिंदु, किसी टर्म के साथ सहमत होते हैं, किसी सेटलमेंट के साथ सहमत होते हैं। जैसे आफ्टर मच डिस्कशन दे एग्रीड ऑन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब काफी विवाद के बाद, काफी बहस के बाद वे पार्टनरशिप के टर्म्स पे एग्री हुए, टर्म्स पर एग्री हुए, पर का अर्थ आ रहा है, इसलिए एग्री के साथ हम ऑन यूज कर रहे हैं। अगला फिक्स प्रीपोजिशन एंग्री है। एंग्री के साथ हम हमेशा 2 फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इट्स वेरी वेल नोन, ये बहुत ही आम बात है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ क्रोधित होते हैं तो हम एंग्री के साथ विथ यूज करते हैं। जैसे ही वाज एंग्री विथ मी, वो हम उससे क्रोधित है। और जब हम किसी चीज के साथ क्रोधित होते हैं या किसी रूड बिहेवियर, मिसकंडक्ट या किसी भी बिहेवियर के साथ क्रोधित होते हैं तो हम उसके साथ, उस समय हम एंग्री के साथ एट यूज करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जब हम किसी पर्सन के अतिरिक्त किसी पे भी हम अगर क्रोधित होते हैं तो हम वहां एट यूज करेंगे। जैसे ही बिकेम एंग्री एट योर रूड बिहेवियर, मैं आपके रूड बिहेवियर पे क्रोधित हूं। तो हमने इस वीडियो में आपको 16 to 30 फिक्स प्रीपोजिशन बताया, और मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश की है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली आई थिंक 5 to 10 बुक को स्टडी करने के बाद मैं इस वीडियो को तैयार किया हूँ, और ये वीडियो आगे भी जारी रहेगा यदि आपका सहयोग रहे, आपका समर्थन रहे। तो मैं इस पूरी फिक्स प्रीपोजिशन, चूंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन मैं इसको पूरा करूँगा, इसमें आपका सहयोग मिलना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे अपलोडेड वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके पास
हमारे वीडियो में कुछ सुधार के लिए सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं अपने वीडियो में अपने आप में इम्प्रूवमेंट की पूरी कोशिश करूँगा। और एक्चुअली मैंने यूट्यूब चैनल पे एक मैंने चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम वीके इंग्लिश वर्ड है, और इंग्लिश से रिलेटेड वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो आपको टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी, जीआईसी लेक्चरर या फिर आप केवीएस, एनवीएस, एसएससी व्हाटएवर, सबको ध्यान में रखते हुए हम आपको वो मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे जो एक चीज, एक टॉपिक, जैसे मेरा ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये फिक्स प्रीपोजिशन मैंने इस तरह से तैयार किया है कि आप कि किसी भी एग्जाम में यदि फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। और इसी तरह से मेरा हर वीडियो बनेगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेंदी हो सकता है, आप प्लीज बोर मत होइए, कंटेंट्स आपको अच्छे मिलेंगे। हो सकता है कि मेरी वीडियो में थोड़ी अभी चूंकि बिगनिंग पार्ट है तो थोड़ी कमियां दिख सकती हैं, थोड़ा ब्लर हो सकता है और छोटी मोटी कमियां हो सकती हैं, लेकिन कंटेंट्स आपको यूनिक मिलेंगे। इसमें मैं कोई भी कमी नहीं रखने वाला हूं कंटेंट्स में। तो आप लोगों का धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें जो भी वीडियो आगे अपलोड किए जाएंगे वो इंग्लिश एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। मैं आगे आने वाले समय में क्लास 9 to 12 सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो हमारा क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट से भी ये सजेशन है कि आप भी इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो धन्यवाद।